आग शक्ति ट्रेनिंग टावर में जाने के लिए कुछ वक्त बाकी था। इस दौरान इरा ध्रुव को अपने साथ लेकर पहाड़ों में चली जाती थी, जहां वो दोनों हरी घास पर लेटकर बादलों को अलग अलग चीजों में बनते हुए देखते रहे। वहीं सूरज की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ती और कभी ध्रुव इरा के कान में घास का टुकड़ा डालने लगता, तो कभी इरा उसे तंग करने के लिए उसके सर पर ढेर सारी घास फेंक देती। इस तरह दिन सुकून और आराम के साथ गुजरते जा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ध्रुव को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का यह अच्छा वक्त शायद बहुत जल्द खत्म होने वाला था। इसके पीछे की वजह तो ध्रुव नहीं जानता था, लेकिन अब तक की जिंदगी ने उसे इतना तो सिखाई दिया था कि खुशी और गम दोनों ज्यादा देर तक नहीं टिकते। इस वक्त वो दोनों पहाड़ पर लगी घास पर लेटे हुए थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो नजारा दिखने में बहुत खूबसूरत था और पहाड़ों की दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई थी। इस दौरान बादलों का आना जाना कभी उनके चेहरे पर धूप ले आता तो कभी छांव। यह एहसास उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। इस दौरान सूरज की हल्की गर्मी से दोनों को थोड़ा आलस सा आ रहा था। इतने में ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए आंखों में चमक के साथ उस हरे कपड़ों वाली लड़की की ओर देखा, जो फिलहाल अपनी आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। और एक पल बाद अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर धीरे से इरा ने आंखों में मायूसी के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उस खास तकनीक का खास ध्यान रखना होगा जो मैंने तुम्हें दी थी। जब तुम शक्तिमान रैंक हासिल कर लो तब उस तकनीक को जरूर सीख लेना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। वहीं इरा की बात सुनकर ध्रुव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में छुपी मायूसी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए इरा से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे कोई चीज दी हो और मैं उसका खास ध्यान ना रखूं? और हाँ, मैं शक्तिमान बनते ही जी जान लगाकर उस तकनीक को सीखूंगा। ध्रुव के इतना कहते इरा के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए इरा से सवाल किया, वैसे इरा, एक बात बताओ, पिछले कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या कोई चीज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ये सुनते इरा हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए ध्रुव को जवाब दिया, नहीं, वो मैं कुछ दिनों से थोड़ा अजीब महसूस कर रही हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? ध्रुव इसके आगे इरा से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसके दिल में आचार्य विदुर की फिक्र भरी आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, कुछ बहुत ताकतवर लोग उड़ते हुए इस दिशा में आ रहे हैं। उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और शायद वो तुम दोनों के पास ही आ रहे हैं। आचार्य विदुर की बात सुनकर ध्रुव एक झटके में दंग रह गया। फिर उसके चेहरे का रंग अचानक बदलने लगा और इसके पहले कि वो इस बारे में कुछ सोचता, अचानक से ध्रुव उठा और इरा का हाथ पकड़कर उस जगह से जाने लगा। इस दौरान उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि इतने ताकतवर लोग अंदरूनी हिस्से में कैसे आ सकते हैं। वहीं ध्रुव ने जैसे इरा का हाथ थामकर उसे खींचा तो इरा को भी महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करके वो शक्तियां महसूस करने की कोशिश की, लेकिन शक्तियों का एहसास होते इरा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और फिक्र के मारे हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, जल्दी जाकर कहीं छुप जाओ, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज बाहर मत निकलना। इस दौरान ध्रुव के चेहरे पर और ज्यादा परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने इरा से पूछा, क्या हुआ इरा, बात क्या है? क्या कोई ताकतवर इंसान तुमसे मिलने आ रहा है? ये सुनते हुए इरा ने उत्तरी दिशा में नजर घुमाई, जहां से उसे ढेर सारी शक्तियां अपनी ओर आती हुई महसूस होने लगी। इसके बाद इरा ने हड़बड़ाकर ध्रुव की तरफ देखा और फिर उसे जंगल की तरफ धक्का देते हुए कहा, ध्रुव, जल्दी छुप जाओ और अपनी शक्तियां भी दबा कर रखना। देखो, उन लोगों ने तुम्हारी शक्ति महसूस की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी जाओ ध्रुव। इरा की बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए हैरानी के साथ उसे देखता रहा, लेकिन फिर उसने इरा की बात मानते हुए जंगल में जाकर छिपना सही समझा। उसे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इरा इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही थी। तभी ध्रुव ने जंगल में छुपते हुए उत्तरी दिशा में नजर घुमाकर गुस्से से कहा, आखिर ये ताकतवर लोग हैं कौन और ये इरा के पास क्यों आ रहे हैं? इसके कुछ ही पल बाद तेज हवा का झोंका उत्तरी दिशा से उस पहाड़ की तरफ आने लगा। तभी ध्रुव को दिखा कि वहां 10 काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो सीधे इरा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। फिर कुछ ही पलों में वो काले धब्बे और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और आखिरकार जंगल से होते हुए इरा के पास पहुंचने लगे। इस दौरान ध्रुव पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि वो 10 काले धब्बे दरअसल लोग नहीं, बल्कि काले रंग के खतरनाक तिलस्मी जानवर थे, जो बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव के दिल में हैरानी महसूस हुई और उसकी धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ने लगी। वो देख रहा था कि तिलस्मी जानवरों के सिर पर एक सींग था, जिसमें अजीब सी धारियां बनी हुई थी। वैसे तो इतनी ऊपर देखना काफी मुश्किल था, लेकिन किस्मत से ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्ति से वो धारियां देख पा रहा था। फिर वो सभी तिलस्मी जानवर अपने बड़े से पंख फड़फड़ाकर सीधे इरा की तरफ बढ़ते रहे। ध्रुव ने आज तक ऐसे अजीब और रहस्यमयी तिलस्मी जानवर नहीं देखे थे, जिस वजह से वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये आए कहां से थे। कायदे से तिलस्मी जानवर खास तरह के जानवर थे जो मुकाबला लड़ना जानते थे। ऐसे खास और अनोखे तिलस्मी जानवर सिर्फ मार्कस के सबसे ताकतवर दल संभाल कर रख सकते थे।
तभी ध्रुव की नजर जानवरों से हटते हुए उनकी पीठ पर गई, जहां उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उन्हें देखकर ध्रुव थोड़ा और हैरान हो गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। वो देख रहा था कि तिलस्मी जानवर पर सवार लोग पर्पल और काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सा खतरा झलक रहा था। वहीं ध्रुव ने जब इनकी शक्तियों के बारे में पता करने की कोशिश की तो वो ये जानकर हैरान हो गया कि वो उनकी शक्तियों का पता ही नहीं लगा पा रहा था। ऐसा कुछ तो पूरे अंदरूनी हिस्से में ध्रुव के साथ तभी होता था जब वो ताकतवर बुजुर्गों की शक्तियां जानने की कोशिश करता था। फिर वो 10 बड़े पंखों वाले तिलस्मी जानवर पहाड़ के ठीक बगल में आकर रुके और उन पर बैठे लोगों ने नजरें घुमाते हुए घास के पास खड़ी हरे रंग के कपड़े वाली लड़की को देखा। वहीं सारे तिलस्मी जानवरों में जो जानवर सबसे आगे था, उस पर सवार लड़के ने इरा की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, इरा मैडम, तो आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। इतना कहते ही सभी तिलस्मी जानवर नीचे उतरने लगे और जमीन पर आते ही उस पर सवार सभी लोग घास पर उतर गए। तभी ध्रुव को दिखा कि उस लड़के की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो महज 25 से 26 साल का था। इसके अलावा वो दिखने में काफी हैंडसम था और दिखने के मामले में उसकी बराबरी नौशेरा से की जा सकती थी, लेकिन उसके शरीर से निकलती शक्तियां नौशेरा से बहुत ज्यादा अलग लग रही थी। और तो और लड़के के अंदाज से साफ समझ आ रहा था कि उस ग्रुप का लीडर वही था, क्योंकि उसके ठीक पीछे 9 लोग खड़े हुए थे। तभी उस लड़के ने मुस्कुराकर इरा की तरफ आते हुए उसे बताया, कैसी हैं आप इरा मैडम? मैं हूं कालाहारी फौज का नया सेकंड लीडर तरफान। मुझे दल के लीडर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपको अपने साथ लेकर लौट सकूं। उसकी आवाज में काफी इज्जत झलक रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनते इरा ने नाराज होते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं खुद ही वापस लौट आऊंगी, फिर तुम लोग इतना हड़बड़ाकर इतनी दूर क्यों आ गए? वहीं उसकी नाराजगी देखकर तरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफी चाहते हैं मैडम, लेकिन हम तो सिर्फ आपके पिता की बात को मान सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया और हम यहाँ आ गए। इतना कहकर तरफान कुछ और कहने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी आंखों में हल्की नाराजगी दिखने लगी। फिर उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए जंगल की तरफ देखा और भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रहा है? तरफान ने इतना कहा ही था कि अचानक से उसके साथ आए 9 लोग बिजली की रफ्तार से जंगल की तरफ चले गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने शक्तियां इकट्ठा कर उस जंगल को तबाह करना चाहा। तभी इरा ने ध्रुव के लिए खतरा महसूस कर चिल्लाते हुए कहा, हे रुक जाओ! और इरा की आवाज सुनते ही उस जंगल से ध्रुव बाहर निकला और चलते हुए आगे आने लगा। वहीं उसे देखकर इरा ने सवाल किया, ध्रुव तुम ठीक तो हो ना? ये पूछते वक्त इरा के चेहरे पर फिक्र थी, जिसके साथ उसने देखा कि ध्रुव फिलहाल हाँफ रहा था। वहीं ध्रुव ने हल्की फिक्र के साथ इरा की तरफ देखकर उससे पूछा, ये सब क्या है इरा? और ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ध्रुव के बाहर निकलते ही जंगल में गए 9 लोग भी पलक झपकते ही बाहर निकल आए और वो आगे आकर सीधे ध्रुव के पास खड़े हो गए। उसके बाद वो सभी लगातार ध्रुव को देखे जा रहे थे कि कहीं वो इरा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला था। इस दौरान तरफान ने भी देखा कि ध्रुव को बाहर आते देख कैसे इरा के चेहरे पर फिक्र नजर आने लगी थी। ये देखकर वो भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन ध्रुव को देखते रहने के बाद जैसे उसे कुछ समझ आया और उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये शायद अरेंद्र शौर्य के साहिबजादे हैं, है ना? मैंने उस कमजोर शौर्य दल के बारे में थोड़ा पता किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में अंदाजा है। तभी ध्रुव ने आवाज में नाराजगी के साथ तरफान की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? उसका सवाल सुनते ही तरफान की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और उसने आवाज में गुरूर के साथ ध्रुव को बताया, मैं हूं कालाहारी फौज का सेकंड लीडर, लेकिन तुम्हें ये बात बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम या फिर मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारा पूरा दल मुझसे बात करने के लायक ही नहीं है। तरफान की आवाज में शौर्य दल के लिए एक अजीब सी घिन महसूस की जा सकती थी, जिसकी वजह थी शौर्य दल की मौजूदा हालत। उसे खबर मिली थी कि शौर्य दल अब महज एक कमजोर दल बनकर रह गया था और तरफान तो सिर्फ महान दलों के लोगों से ही बात करता था। वहीं तरफान की बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी दिखने लगी और उसने सीधे अपना हाथ पीछे ले जाते हुए अपनी तलवार निकालने की तैयारी की। वहीं तरफान को ध्रुव से इस तरह बात करते देख और ध्रुव के चेहरे पर आती नाराजगी को महसूस कर इरा ने तुरंत उस पर चिल्लाते हुए कहा, तरफान अपना मुंह बंद करो, शौर्य दल और हमारे दल के बीच एक रिश्ता है, ऐसे में तुम इस तरह उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? क्या ऐसा करने को भी तुम्हें पिताजी नहीं कहा है? इतने में इरा को इस तरह खुद पर चिल्लाते देख तरफान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे इरा मैडम, आप क्यों इतनी नाराज हो रही हैं? वो तो बस मेरी जुबान थोड़ी ढीली है, कभी भी फिसल जाती है। वैसे मुझे दल के लीडर ने इससे इस तरह बात करने को नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि मैं उस चाबी का पता लगाने की कोशिश करूं, और उस चाबी का पता लगाने के लिए अरेंद्र शौर्य के साहिबजादे से बेहतर और कौन हो सकता है। इतना कहकर तरफान ने तुरंत अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे चाबी का पता बताएंगे या नहीं? ये सुनते इरा के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसे डर लगने लगा कि कहीं ध्रुव उस चाबी के बारे में कुछ कह ना दे। यही सोचकर इरा तरफान से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक ध्रुव ने परेशानी में सवाल किया, चाबी? कौन सी चाबी?
वहीं ध्रुव का सवाल सुनकर और उसके चेहरे की परेशानी देखकर तरफान के चेहरे पर भी फिक्र दिखने लगी। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या इसे सच में उस चाबी के बारे में नहीं पता है? अब तो शौर्यदल मिट्टी में मिल गया है और कोई नहीं जानता कि वो चाबी कहाँ है। अगर अंधेर नगरी ने उसे हासिल कर लिया फिर तो उसे उनसे छीनने में हमें काफी मुश्किल हो जाएगी। तभी हीरा ने भी मन ही मन चैन की सांस लेकर तरफान की तरफ देखते हुए उसे बताया, तरफान, मैं इतने सालों से शौर्यदल में रह रही हूँ और आज तक मुझे उस चाबी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से एक सवाल पूछकर उस चाबी का पता लगा लोगे? हीरा की बात सुनते ही तरफान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने जवाब दिया, मैडम, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। वैसे सच कहूं तो मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद आपको वापस ले जाना था। बाकी चीजें हासिल नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। हीरा मैडम, सच कहूं तो दल के लीडर आपको बहुत याद करते हैं। तरफान की बात पर हीरा ने मजबूर होकर अपना सिर हिलाया और फिर वो जैसे ही अपने कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगी तो ध्रुव ने परेशानी के साथ उससे पूछा, हीरा, क्या तुम जा रही हो? और ध्रुव के चेहरे की परेशानी देखकर हीरा का दिल अचानक से काफी भारी हो गया, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर ध्रुव के पास आई और उसने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे अपने दल से दूर रहते हुए बहुत साल हो गए और वैसे भी मैं वापस लौटने के लिए अभी तक मना करती आई हूँ, मगर इस बार मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी कही बात याद रखना, तुम्हें किसी भी हाल में किसी तक ये खबर नहीं पहुंचने देनी है कि तुम्हारे पास तारिशी देव का रहस्यमय नीलम है। आगे जाकर तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि मैं आखिर किस दल से आई थी। लेकिन जब तक तुम इतने ताकतवर ना हो जाओ कि उस नीलम की रक्षा कर सको, तब तक प्लीज मुझे ढूंढते हुए मुझ तक मत पहुंच जाना, नहीं तो मेरे दल के कुछ बहुत ताकतवर लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे पास जो चीज है वो मार्कस के ताकतवर दलों के लिए कितनी बेशकीमती है। इस दौरान ध्रुव की आंखों में जज्बात उमड़ने लगे और उसके हाथ भी कांपने लगे। तभी हीरा ने मायूसी भरी आवाज में कपकपाते होठों के साथ उससे आगे कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं हमेशा तुम पर यकीन करती आई हूं और आगे भी करती रहूंगी। देखना, एक दिन तुम जरूर मार्कस के सबसे ताकतवर योद्धा बनकर दिखाओगे, वो योद्धा जिसे सब लोग सुपर योद्धा कहेंगे। तब तुम्हारी वजह से शौर्य दल एक बार फिर मार्कस के ताकतवर दलों में गिना जाएगा। लेकिन हीरा की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। वैसे भी ध्रुव अपने दल और अपने पिता से बहुत दूर हो गया था और अब उसकी सबसे करीबी हीरा भी उससे बिछड़ रही थी, जो ध्रुव के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस लम्हे में ध्रुव को अच्छी तरह समझ आ गया कि हीरा उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी और उसके दिल में हीरा की जगह कोई और नहीं ले सकता था। बिछड़ने की इस घड़ी के बारे में सोचते हुए ध्रुव की आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देखकर हीरा की आंखें भी नम हो गईं। तभी तरफान ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, हीरा मैडम का हाथ छोड़ो, हमें उन्हें वापस ले जाना है। लेकिन ध्रुव तो उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था और लगातार हीरा की आंखों में देखे जा रहा था। फिर कुछ पलों बाद ध्रुव ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए हीरा के हाथ को धीरे से छोड़ दिया। तो कैसे संभाल पाएगा ध्रुव खुद को हीरा से बिछड़ने की इस मुश्किल घड़ी में? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।